नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द रैंकर्स पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गवर्नर जनरल। इस वीडियो में हम गवर्नर जनरल से संबंधित विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, श्वेत विद्रोह निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल भारतीय मूल के ब्रिटिश सैनिकों द्वारा, ऑप्शन बी केवल ब्रिटिश मूल के सैनिकों द्वारा, ऑप्शन सी दोनों सही है, ऑप्शन डी दोनों में से कोई सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों सही है। दोस्तों, श्वेत विद्रोह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा सैनिकों के दोहरे भत्ते को बंद कर दिया था, जिसके कारण भारतीय मूल के सैनिकों के साथ साथ ब्रिटिश मूल के सैनिकों ने भी इसका विरोध किया था। इस विरोध में ब्रिटिश मूल के सैनिक होने के कारण ही इस विद्रोह को श्वेत विद्रोह कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड, निम्न में से बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसके ऑप्शन से, ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी विलियम बेंटिंक, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग, जिसे 1773 के एक्ट के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। रॉबर्ट क्लाइव को 1757 में बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया था, न कि गवर्नर जनरल। और विलियम बेंटिंक को 1833 के एक्ट के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड, ट्रेड बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन के द्वारा, ऑप्शन सी विलियम बेंटिंक के द्वारा, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वारेन हेस्टिंग के द्वारा। दोस्तों, ट्रेड बोर्ड का गठन करने का पीछे कारण यह है कि जो कंपनी के माल के खरीदार थे वो ठेकेदारों से मिलकर घटिया माल उच्च दाम में खरीदते थे, जिसके व्यापार में तो वृद्धि हो रही थी लेकिन कंपनी के लाभ में कमी हो रही थी। इस कारण वारेन हेस्टिंग के द्वारा ट्रेड बोर्ड का गठन किया गया। इस ट्रेड बोर्ड के द्वारा विभिन्न व्यापारिक एजेंटों के माध्यम से कंपनी के माल की खरीदारी करवाई जाती थी तथा इसी बोर्ड के नियंत्रण रख के इस माल का विदेशों में निर्यात भी किया जाता था, जिससे कंपनी के व्यापार में वृद्धि के साथ साथ लाभ में भी वृद्धि हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गवर्नर शक्ति के पृथक्करण पर विश्वास रखता था? इसके ऑप्शन ए, ऑप्शन लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉरेंस, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों, शक्ति के पृथक्करण का सबसे पहले सिद्धांत दार्शनिक मोंटेस्क्यू के द्वारा दिया गया था। मोंटेस्क्यू की बात करते हैं कॉर्नवालिस की। कॉर्नवालिस ने क्या किया था? वारेन हेस्टिंग ने जो कलेक्टर के पद की नियुक्ति की थी उसे न्याय और कर दोनों के अधिकार दिए गए थे, लेकिन कॉर्नवालिस ने कलेक्टर के पास न्याय का कर का अधिकार तो बरकरार रखा, लेकिन न्याय का अधिकार उससे लेकर इसकी एक पिरामिड ढांचा बना दिया, जिसे सबसे नीचे मुंसिफ, उसके बाद मजिस्ट्रेट, उसके बाद जिला, उसके बाद सदर न्यायालय, उसके बाद गवर्नर जनरल के बाद प्रीवी काउंसिलिंग होता था। इस तरह कर और न्याय के ढांचों को अलग अलग कर दिया। बात यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि मुंसिफ के ऊपर से, किसके? मुंसिफ के ऊपर के सारे पद केवल अंग्रेजों के पास होते थे, यहाँ तक भारतीयों को इस पद पर नहीं पहुँचाया जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, गेरे की नीति क्या थी? ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रिटिश द्वारा निजी क्षेत्र की सुरक्षा हेतु सैनिक टुकड़ी, ऑप्शन बी युद्ध के मैदान का रणनीतिक कदम, ऑप्शन सी शत्रु के राज्य के चारों तरफ पहरेदारी, ऑप्शन डी सैनिकों की अद्वितीय टुकड़ी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटिशों द्वारा निजी क्षेत्र की सुरक्षा हेतु सैनिक टुकड़ी। दोस्तों, यदि कोई कंपनी किसी क्षेत्र को जीत लेती थी तो इस क्षेत्र की चारों ओर से सुरक्षा करने के लिए पड़ोसी देशों से संधि कर लेती थी, जिस घेरे की संधि कहते थे। इस घेरे की संधि को हम सहायक संधि की पूर्ववर्ती संधि भी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि के प्रावधान में से कौन सा गलत है? इसके ऑप्शन है, अंग्रेज अपने सहयोगी राज्य की आंतरिक व बाहरी चुनौतियों से सुरक्षा करेंगे, ऑप्शन बी सहयोगी राज्य में अंग्रेजों की सैनिक टुकड़ी होगी जिसकी देखरेख अंग्रेज करेंगे, ऑप्शन सी संधिकर्ता राज्य अंग्रेजों की सहमति से ही किसी राज्य की संधि या समझौता करेंगे, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर है, दोस्तों क्वेश्चन में गलत पूछा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सहयोगी राज्य में अंग्रेजों की सैनिक टुकड़ी होगी जिसकी देखरेख अंग्रेज करेंगे। यहाँ तक तो सही है, लेकिन यह गलत है कि इसकी देखरेख अंग्रेज करेंगे। इसकी देखरेख अंग्रेज न करके संबंधित राज्य के राजा के द्वारा ही की जाती थी। हमारा अगला क्वेश्चन है,
सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को उनके क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए तंजौर, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी अवध, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसके सही आंसर है सबसे पहले हैदराबाद था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था 1798 में। उसके बाद था मैसूर जिसने 1799 में फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद वाडियार वंश के हाथ सहायक संधि स्वीकार की थी। उसके बाद तंजौर 1799 और अवध 1801। तो इसका सही आंसर है हैदराबाद 4, मैसूर 2, तंजौर 1, अवध 3। तो ऑप्शन ए 4, 2, 1, 3। तो हमारा अगला क्वेश्चन है किस वाइसराय गवर्नर के विषय में कहा जाता है कि अब कोलकाता उनके लिए सुरक्षित नहीं रह गया है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, आईएएस परीक्षा, उम्र 21 से 18 वर्ष। ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, इर्बर्ट बिल विवाद। ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन। ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग, नंद कुमार को फांसी के कारण। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, इल्बर्ट बिल विवाद। दोस्तों इल्बर्ट बिल था क्या? इल्बर्ट बिल यह था कि इस बिल के तहत ना भारतीय जो न्यायाधीश थे उसे यूरोपीय नागरिकों के मामलों की सुनवाई करने का अधिकार मिल गया था। इससे पहले क्या होता था कि भारतीय न्यायाधीश यूरोपीय नागरिकों के मामलों की सुनवाई नहीं करते थे। इस बिल के आने के बाद कर सकते थे, जिसके कारण समस्त यूरोपीय नागरिकों द्वारा इसका विरोध किया गया। इस विरोध के परिणामस्वरूप इस इल्बर्ट बिल को वापस ले लिया गया था। इसी कारण लॉर्ड रिपन के बारे में कहा जाता है कि कोलकाता नगर उसके लिए सुरक्षित नहीं रह गया। हमारा अगला क्वेश्चन है द्वैध शासन से क्या तात्पर्य है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए दीवानी और निजामत दोनों अधिकार कंपनी के हाथ। ऑप्शन बी दीवानी कंपनी निजामत नवाब के हाथ। ऑप्शन सी दीवानी नवाब के पास निजामत कंपनी के हाथ। ऑप्शन डी दीवानी और निजामत दोनों नवाब के पास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऑप्शन बी दीवानी कंपनी के हाथ और निजामत नवाब के हाथ। तो बात करते हैं द्वैध शासन के। तो दोस्तों द्वैध शासन 1765 में बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि के तहत द्वैध शासन लाया गया था, जो 1772 में समाप्त हो गया था। द्वैध शासन के तहत कंपनी के हाथ में राजस्व अधिकार थे और नवाब के हाथ में प्रशासनिक कर्तव्य थे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 10वां 1773 के एक्ट के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए इस अधिनियम का स्वरूप लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित हुआ था। ऑप्शन बी इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल ए, क्योंकि इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार नहीं देकर 1861 के एक्ट के तहत दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुमेल नहीं है? तो इसके ऑप्शन है सती प्रथा का अंत 1829। ऑप्शन बी ठगी प्रथा का अंत 1830। ऑप्शन सी बालिका शिशु वध पर रोक 1844। ऑप्शन चौथा दास प्रथा का अंत 1833। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिंग 1830 में सही है। ठगी प्रथा का अंत भी इसी का 1830 के अंदर और बालिका शिशु वध पर रोक 1844 में। तो दास प्रथा का अंत 1833 में नहीं हुआ था। 1833 के एक्ट में यह था कि दास प्रथा का अंत कर देना चाहिए, लेकिन वास्तविक सैद्धांतिक व्यवहारिक रूप से दास प्रथा का अंत 1843 में निम्नलिखितों के द्वारा किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है हैदर अली के द्वारा आधुनिक शस्त्रागार कहाँ स्थापित किया गया था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए डिंडुगल में। ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टनम में। ऑप्शन सी मंगलोर में। ऑप्शन डी टेक्रोवार में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डिंडुगल में। हमारा अगला क्वेश्चन है कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो। ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन। ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन। ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो ने कृषि विभाग की स्थापना की थी और इसी के द्वारा पहली बार जनगणना की शुरुआत भी की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है ठगों के दमन के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध है? ऑप्शन ए जनरल हेनरी प्रेदगास्ट। ऑप्शन बी कैप्टन स्लिंगमैन। ऑप्शन सी अलेक्जेंडर बर्नेस। ऑप्शन डी कैप्टन रॉबर्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कैप्टन स्लिंगमैन। बात करते दोस्तों ठगों की, तो ठगों की सबसे पहली जानकारी हमें हेनसांग जो चीनी यात्री हर्षवर्धन के दरबार में आया था उससे मिलती है। सेकंड जानकारी हमें बर्नी की पुस्तक में मिलती है। वो कहता है कि खिलजी ने हजारों ठगियों को अपने राज्य से बाहर किया था।
ठीक है दोस्तों, ठग थे कौन, ये कर क्या थे दोस्तों? ठग एक समूह होता था जो कि न जाति प्रथा को नहीं मानते, इसमें हिंदू मुस्लिम सभी होते थे। ये काली दुर्गा आदि की पूजा करते थे, काली दुर्गा आदि की पूजा करते थे तथा बलि देने का काम करते थे, बलि देने का काम करता था। और इनके बलि के रूप में सबसे प्रमुख लक्ष्य पुलिस और व्यापारी होते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बसीन की संधि निम्न में से किन के मध्य हुई थी? ऑप्शन ए अंग्रेज बाजीराव प्रथम, ऑप्शन बी अंग्रेज हैदर अली, ऑप्शन सी फ्रांसीसी बाजीराव फर्स्ट, ऑप्शन डी अंग्रेज बाजीराव सेकंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अंग्रेज बाजीराव सेकंड। दोस्तों बाजीराव की संधि ये 1802 में हुई थी इन दोनों के मध्य। यह बसीन की संधि एक तरह से सहायक संधि ही थी। कौन सी? सहायक संधि, क्योंकि इस संधि में सहायक संधि के सभी प्रावधान थे और पेशवा एक तरह से अंग्रेजों के अधीन हो गया था। बस आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।